हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन आपके अपने प्यारे से क्यूट से चैनल में, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर, जहाँ पे आप फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले, बराबर है। तो जैसे हमारा चैप्टर नंबर 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज चैप्टर नंबर 8 के हमारे कुछ वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके पहले हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने मतलब इक्वेशन मिला था, उसी इक्वेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी छुपा था। तो वो क्या था, उसका फार्मूला हमने पिछले मतलब जो हमारा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर हुआ था, याद आ रहा होगा आपको, तो वहां पे हमने V ऑफ R लिखे थे। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू क्या मिला था, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो भी डिस्टेंस पर है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होना, वो डिस्टेंस मतलब था हमारा R। सही है। तो ये जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मतलब डिस्कस किया था, अब इसको हमें प्रूफ करना है, इसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो आज हमें इस डेरिवेशन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले जब भी हम फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन में हमें डायग्राम होती है। फिर उस डायग्राम में हमने क्या क्या कंसीडर की, उस कंसिडरेशन को हमें एक्सप्लेन करना होता है, और उसके बाद उन कंसिडरेशन का एक्सप्लेनेशन करके हमें इक्वेशंस बनाना, और इक्वेशन से हमारा फाइनल इक्वेशन डिराइव करना होता है। तो आज भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन करने वाले। तो कंसिडरेशन क्या है उसको पहले समझ लेते। वो समझ गया तो पूरा डेरिवेशन आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलता डेरिवेशन हमने कहा कर चुके हैं बच्चों। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन था, सेम वैसी ही डेरिवेशन है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जो कहां पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट पॉइंट O। तो क्या किया हमने, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q सिचुएटेड एट पॉइंट O। फिर इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पे हमने एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किया, दैट इज पॉइंट A। इस पॉइंट A पर प्लस यानी पॉजिटिव Q चार्ज है, और इससे R डिस्टेंस पे हमने एक नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर किया, दैट इज पॉइंट A। अब हमारे पास, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 कूलम। तो हम लिखते वक्त उसको निग्लेक्ट कर देते, क्योंकि क्या होता है, 1 से हम किसी को भी मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो इनिशियली कहां पर है, सिचुएटेड एट इंफिनिटी। ठीक है। और हमें उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से उठाकर इस पॉइंट A पर लाना है। क्या करना है समझ में आया। हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो इनिशियली कहां पर है, एट इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी से हमें उठाकर लाना है उसको एट पॉइंट A। अब यहां पे कोई पर्टिकुलर चार्ज है बच्चों, है ना। अब ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में क्या रहेंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और हमें पता है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज में कोई दूसरा अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पहले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये क्या करती है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। वही चीज यहाँ पर भी होने वाले, और ये चीज हमने कई बार पढ़ भी चुके। ठीक है। तो चलिए हम उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमें दिख रहा नहीं है, ठीक है, तो इमेजिन करो कहीं इंफिनिटी पर एक स्मॉल Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इंफिनिटी पर। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप कहां पर ला रहे, एट पॉइंट A की तरफ। तो डायरेक्टली उड़कर तो यहाँ पे डायरेक्ट A पर नहीं पहुंचने वाला है, बराबर है। वो स्टेप बाय स्टेप एक एक डिस्टेंस को कम करते हुए आएगा।
तो सपोज मान लेते हैं m है हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेज, है ना, इन्फिनिटी से आगे आगे बढ़ते गए और अभी हम फिलहाल में कहाँ कर रहे हैं, एट पॉइंट m। इस m पॉइंट पे फिलहाल में हम पहुंच चुके हैं, किसको लेकर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब ये पॉइंट m कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट m एक ऐसा पॉइंट है जो कहां पर है, इस O से, जहां पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, इस O से x डिस्टेंस पर है। तो हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है हमारा कौन सा, लेट हम बोल देंगे डिस्टेंस OM, इसके बराबर है बच्चों OM x बोल सकते हैं, क्योंकि O से x डिस्टेंस पे हमने इस m पॉइंट को कंसीडर किया। तो पॉइंट m क्या है, समझ में आया, पॉइंट m हमारे रास्ते का एक बीच वाला पॉइंट है। हम इन्फिनिटी से पॉइंट A तक क्या आ रहे हैं, तो वहां तक के पहुंचने के लिए हमें बीच में अलग अलग छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करते हुए आना पड़ेगा, है ना। तो उसमें रास्ते का ये बीच वाला एक पॉइंट है जो कहां पर है, उसकी पोजीशन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है, विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट O। इसलिए हम OM को क्या बोल दिए, x नाम दे दिए। अब ध्यान से सुनिए, अब सपोज ये जो m पॉइंट है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो क्या होगा, ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं। किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी के घर में कोई अननोन पर्सन घुस रहा है तो उसको फोर्स लगा के हम बाहर निकालेंगे कि नहीं। तो उसी तरह ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में घुस रहा है, तो ये चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, हम पढ़ा चुका है, किसने पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ। हमारा कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े थे, अगर दो चार्जेस है, पहला कौन सा है हमारा, सपोज प्लस Q है, दूसरा कौन सा है Q0। आपको टेक्स्ट बुक में या नोट्स में Q0 दिखाया नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए फिल कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि Q0। ये Q0 कौन है बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कहां पर है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द प्लस Q, बराबर है। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट A इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, हमने कूलम्ब्स लॉ ने क्या सिखाया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अज्यूमिंग द चार्जेस इज एट इन अ फ्री स्पेस और एयर में, तो यहाँ पर k लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, मतलब Q1 इंटू Q2 करते थे कूलम्ब्स लॉ में, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड है हमारा ये। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चों, Q0 कौन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट पॉइंट M की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हटा दिए, उसके जगह क्या पुट कर दिए हमने 1। तो आपको नोट्स में या टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट स्टेप दिए, बट ये स्टेप कैसी आई आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अब फिलहाल में हमारी पोजीशन कहां पर है, एट पॉइंट M पर है ना। अब सपोज मान लेते हैं कि इस M पॉइंट से हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए, किधर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी ध्यान दो। मुझे बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, जो कहां पर है, M पॉइंट पर है, उसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, बट इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन कहां रहेगी। हमेशा याद रखो, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये फोर्स लग रहा है, उस फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगेगा। क्या बोला मैंने,
डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमने कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि हमेशा याद रखिए पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है, अवे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके टूवर्ड्स रहती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेंगी इससे। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सो ये फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला, मतलब अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ओ अलोंग द OM, इस OM के ही अलोंग लगने वाला है, बट उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस O पॉइंट से दूर जाएगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही। तो अब देखिए मैंने क्या बोला था, हम फिलहाल में पॉइंट M पर है, मैंने इस M से एक स्मॉल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में सेम यही सिचुएशन थी। और देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा हूं मैं, फोर्स कहाँ लग रहा था बच्चों, अभी बताया इस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द OM बट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट O। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम किसी फोर्स के अपोज में जाकर डिस्प्लेसमेंट करते हैं क्या होता है, वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी जब हम इस M पॉइंट से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए dx इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो हमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डन मिलेगा dw, विच इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन मतलब फोर्स कितना लग रहा था F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों dx। सही है। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी यही सिचुएशन थी, यहाँ पे माइनस साइन लगाए थे हमने, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाए थे माइनस साइन, याद कीजिए, क्योंकि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड दैट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत आ रहा है ना। तो यहां तक के क्लियर हो गया बच्चों आपका। अब देखिए पहले हमने इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लिए, फिर इस पॉइंट से हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट किए, तो स्मॉल वर्क डन मिला। अब हमारा मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लाना था, इन्फिनिटी से हमें पॉइंट A पर लाना। तो जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट A पर लाएंगे तो एकदम से उड़ के तो नहीं आने वाला, बताया था मैंने, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करते हुए हम ये पॉइंट तक के पहुंचेंगे। तो जैसे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करने के लिए हमें इतना वर्क डन करना है। तो जब हमें इन्फिनिटी से A पॉइंट पर मतलब एट डिस्टेंस r पर आना है, तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे कर निकालते हैं, याद कीजिए हमारी हमेशा की जो प्रोसेस होती है, कैसे निकालेंगे इसको, टोटल वर्क डन निकालना है तो स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन कहां से कहां हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट A तक मतलब एट डिस्टेंस r तक। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A मतलब एट डिस्टेंस r इज, क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। इंटीग्रेशन करना मतलब एडिशन करना है हमें, किसके एडिशन करते जाना है हमें, ये छोटे छोटे वर्क डन का। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ TW, छोटे वर्क डन का एडिशन। बट एडिशन कहां से कहां करना है, चार्ज को कहां से कहां ला रहे हम, इंफिनिटी से r तक। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे बच्चों, इंफिनिटी टू r। मुझे बताइए इस dw का
कितना वैल्यू था हमारा माइनस एफ इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ इंटू डी एक्स। फिर इस एफ की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसकी जगह वहां पुट कर देंगे W इज इक्वल टू माइनस साइन को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब जैसे हमेशा इंटीग्रेशन करते वक्त जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट कौन है बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है हमारा, ये जो चार्ज क्यू है वो अपनी जगह पर है, जितना है उतना ही है, 1/4πε0 इट इज आल्सो कांस्टेंट टर्म। तो चेंज क्या हो रहा है x है ना, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे ये डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज होते जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सभी चीजें यहां से क्या है मतलब कांस्टेंट है, तो इनको बाहर कर देंगे q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स, कहां से कहां इन्फिनिटी टू, यहां तक के समझ में आया बच्चों। एकदम सिंपल स्टेप से स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। बट हमारे पास इंटीग्रेशन का ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है जो कई बार हम यूज कर चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स है ना, कई बार आपकी कॉपी में भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता, सही कि नहीं, पढ़ चुके आपने सभी ने ये फॉर्मूला। जिनको याद नहीं आ रहा है अपने कॉपी में ऊपर में लिख कर रखो, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। बट हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए x टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये तो 1/x टू द पावर है, तो इसको अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगी और हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में भी हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम, बोलिए क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r x टू द पावर -2, इसको ऊपर लेकर गया, जो पावर था x का वो चेंज हो गया, इंटू dx। तो बताइए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हमारा क्या था पहले कांस्टेंट q अपॉन 4πε0। अब बोलिए इसके लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है -2, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा हमारा इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद x टू द पावर -1 अपॉन -1, सही है। और यहाँ पे लिमिट भी हम अप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी टू r, इस माइनस साइन अपॉन में रहे या न्यूमरेटर में रहे, माइनस साइन है मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, और ये आगे वाला माइनस साइन हमने भूल गए थे, यहाँ पर माइनस साइन को लिखते जाना है, ये माइनस साइन, ये -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यही चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में किए थे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा q अपॉन 4πε0 इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे -1 से तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 हो गया, ये निकल गया। अब हमारे पास बचा x टू द पावर -1, उसको अगर नीचे लाऊंगा तो x टू द पावर +1 हो जाएगा, मतलब 1/x टू द पावर 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं भी लिखे तो चलेगा, दैट इज 1/x इंफिनिटी टू r। ऐसा सिंप्लीफाई करते हुए आना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब फाइनली लिमिट अप्लाई करेंगे, या इन्फिनिटी और r किसकी वैल्यू x की,
हम इन्फिनिटी से आर तक क्या आ रहे हैं, मतलब एक्स वैरी हो रहा है। तो पहली बार अपर लिमिट माइनस दूसरे बार लोअर, मतलब एक बार एक्स के जगह आर माइनस एक बार एक्स के जगह इन्फिनिटी। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 बाय एक बार एक्स के जगह स्मॉल आर और एक बार एक्स के जगह 1 बार मतलब इन्फिनिटी। होगी लिमिट अप्लाई करके। अब लिमिट अप्लाई करो और फाइनल आंसर निकालो। क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर? आप सभी को पता है, अपने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, 1 बाय इन्फिनिटी एनी नंबर टू द डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो 1 बाय इन्फिनिटी मतलब कितना हो जाएगा, 0। सो फाइनली हमारे पास जो टोटल वर्क डन आया वो कितना आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। सो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर, मतलब अपॉन में आर आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। बट हमें वर्क डन का इक्वेशन निकालना है क्या बच्चों? हमें किसका इक्वेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। वीडियो को पॉज करके इतने स्टेप्स पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे का इधर पढ़ाता हूं। तो चलिए, आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, ऐसा मैं कंसीडर करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो हमें निकालना था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना था। तो हमने क्या कर दिए, सबसे पहले वर्क डन निकाल लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन में क्या रिलेशन है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किस चार्ज को ला रहे हैं हम, इंफिनिटी टू पॉइंट ए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0, बराबर है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वर्क डन अपॉन 1 कूलम। अब मैं 1 नहीं भी लिखूंगा तो भी चलता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं गिरता है। तो जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लाओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर रहेगा, वर्क डन के बराबर रहेगा। ठीक है, सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q which is equal to work done, total work done to bring the unit positive charge from infinity to point A. So Q upon 4 pi epsilon naught 0 R. This is nothing but electric potential due to a point charge. मैंने ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही आपको ये फॉर्मूला बता दिया था, उसी फॉर्मूले को हमें डिराइव करना था। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्यू टू रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यही हमें डिराइव करना था। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मिला, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी मतलब डिस्कस किए थे। बताइए अभी कि ये जो V की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। दूसरी चीज R मतलब क्या है, डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर ये डिस्टेंस जितना दूर होगा, देखो इनवर्स प्रपोर्शन दिख रहा है, ये डिस्टेंस जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना कम होगा। तो हमने चार्ज को कहां से कहां ला रहे थे, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर। अगर ये डिस्टेंस मतलब इनिशियली चार्ज हमारा कहां पर था, इन्फिनिटी पे था, तो डिस्टेंस R की वैल्यू कितनी थी हमारी, इन्फिनिटी। तो अगर बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी अगर हम पुट कर देते, तो एनी
नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है जब भी कोई पॉइंट चार्ज किसी इंफिनिटी पर रखा होगा तो हमेशा याद रखना इंफिनिटी पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज के वजह से तो R के ऊपर डिपेंड है। अब ये R कहाँ पर है, देखिए फॉर एग्जांपल प्लस Q हमारा यहाँ पर है, हमारा R डिस्टेंस मतलब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना वो R डिस्टेंस पर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी V, यही डिस्टेंस R में अगर इधर ले लूं, ये P1 पॉइंट है ये P2 है, तो डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V ही मिलेगी। इधर कहीं मैं R डिस्टेंस लेता हूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V ही रहेगी। तो हमेशा याद रखना कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से किसी भी जगह पर मतलब डायरेक्शन पे ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी भी जगह पर आप R डिस्टेंस पर देखोगे तो आप हर जगह पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम दिखेगी। तो इसीलिए याद रखना अगर इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर देखोगे तो हर जगह पर वहां पे आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि उस सरफेस के हर एक पॉइंट कहां पर है, सेम डिस्टेंस पर है। आगे हम ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज याद रखना है, ये जो हमारा फॉर्मूला मिला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार ध्यान रखिए, अगर हमारा ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बट अगर हमारा चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी निगेटिव ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड रहेगा कि हमारा जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे वो चार्ज हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर करना, अगर चार्ज हमारा निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया हमारा, ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन था बट हर एक चीज मैंने छोटी छोटी चीज हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया। ठीक है, अब हमने कल के जो लास्ट वीडियो लेक्चर था ये हमारा जो डेरिवेशन है इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो देखते आगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी तक के हमारा पढ़ के हो चुका है। अब उनके ऊपर बेस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हैं और कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट प्रॉपर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दो न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले आप फर्स्ट न्यूमेरिकल कॉपी में नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, जूम करके आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन होने के बाद रुकना है, ठीक है, और फिर वीडियो स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्या बोला बच्चों यहाँ पर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बोल रहा है, इन अ स्पेस इज गिवन एज, ये किसी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁵ वोल्ट। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है हमें, फाइंड अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए। हमने पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कि जब भी हम किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेकर जाते हैं तो हमने क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और किसके अगेंस्ट में करना पड़ता है वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, बराबर है। और वही वर्क डन किसके काम मतलब क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमें वही वर्क डन यहाँ पे निकालना है। अगर चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, Q =
3 माइक्रोकुलम, मतलब आपको सभी को पता है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। बाद में सेकेंड पार्ट में पूछा है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वर्क डन का, वो वर्क डन का आंसर क्या किसी पर्टिकुलर पाथ पर डिपेंड है क्या, मतलब इन्फिनिटी से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर उस चार्ज को लाना है। तो हम कब हमारे वहां पर आने के कई रास्ते हो सकते हैं अलग अलग, तो हम अगर रास्ता चेंज करते, पाथ अगर चेंज करते, तो उसका असर हमारे आंसर पे हो सकता है कि ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल से हमें उसी वे से, उसी मेथड से प्रॉपरली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या क्या गिवन दिया है हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन में दिया है वो नोट डाउन कर लीजिए आप कॉपी में। पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। उसके बाद जिस चार्ज को हमें मूव कराना था उस चार्ज की वैल्यू दी है Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। आप सभी को पता है मिली रहा तो -3, माइक्रो रहा तो -6। ठीक है, दो चीजें दी है, क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में, टू फाइंड वर्क डन की वैल्यू निकालना है हमें। सबसे पहले W की वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा याद कीजिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ चुके इसके पहले जहां पर पोटेंशियल भी आता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज भी आता और वर्क डन भी आता। ये फॉर्मूला, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, बस उसी रिलेशन को हमें यहाँ पे यूज करना है और उसका ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पे वो नोट डाउन कर लेते हैं। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ चुके हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, वर्क डन निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कैसा लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू चार्ज, और इन दोनों की वैल्यू तो हमें गिवन है ना। चलिए समझ में आया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो कैलकुलेशन करना यूजिंग अबोव फॉर्मूला, पुट द गिवन वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, बोलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें 4 इंटू 10 टू द पावर 5, उसके बाद चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -6। सिंपल है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और पावर का कैलकुलेशन कीजिए, 10 टू द पावर +5 -6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 का ही मतलब है डिवाइडेड बाय 10, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा वर्क डन का 1.2 यूनिट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मतलब दोनों ही चीजें हमें ऐसा यूनिट में गिवन है। तो वर्क डन भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट, दैट इज जूल में। अभी हमारा आंसर कितना सिंपल था। अब क्वेश्चन में और एक दूसरा पार्ट क्या पूछा हमें, क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा था कि ये जो वर्क डन की वैल्यू आई, ये जो हमारा आंसर आया, क्या ये आंसर किसी जिस पाथ से हमारा चार्ज आ रहा है वो पाथ अगर चेंज हो जाती है, मतलब जिस पाथ के अलावा हम उसको ला रहे, अगर उस पाथ में चेंज होता है तो हमारे आंसर पे उसका असर गिरेगा क्या। सबसे पहली चीज, एक चीज आपको याद रखना, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, वहां पे कोई पहले पर्टिकुलर चार्ज है और उस चार्ज के अगेंस्ट में हम फोर्स लगाकर वर्क डन करते, किसी चार्ज को हम अगर लाते हैं तो बराबर है। तो हम जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं। और एक चीज अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। अब कॉन्जर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होते हैं? कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस मतलब विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, मतलब किस पाथ से हमारा वर्क डन हो रहा है। देखिए, वर्क डन करने के लिए हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो हम जो भी वर्क डन कर रहे हैं उसमें पाथ कोई भी रहे, हमारा आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। खाना चाहे आप इस हाथ से खाओ चाहे दूसरे हाथ से खाओ, जितनी पेट में जगह है उतनी ही खाना जाएगा। सिंपल है, पेट उतना ही भरेगा दोनों हाथ से खाओगे तो। उसी तरह कोई भी पाथ से आओ, वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम किस फोर्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पर? कॉन्जर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया? तो सेकेंड, ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर क्या रहेगा बच्चों? आपको मेंशन करना है इसमें। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। Since this work done is against the electrostatic force which is conservative, and conservative force does not depend on the path, so this answer does not depend on the path along which the charge is brought। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैंने बोला हूँ ये आपको आंसर में यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकेंड वाले पर आ जाइए। इसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। अब सेकेंड पार्ट देखिए, मतलब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट अनसॉल्व नहीं, सॉल्व क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक में, सॉल्व क्वेश्चन है। अब सेकेंड वाला सॉल्व क्वेश्चन है उसी तरह के टॉपिक के ऊपर बेस्ड। क्या बोला बच्चों यहाँ पर? इफ 120 जूल ऑफ वर्क डन की वैल्यू गिवन है। लिखते जाओ मैं साथ साथ में, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और बाद में फिर हम लिखते जाएंगे। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। 120 जूल का वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कब हो रहा है? जब हम किसी 6 कूलम के चार्ज को किसी पर्टिकुलर प्लेस से क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं। जब भी चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो क्या होता है? वर्क डन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन ए, दूसरी पोजीशन बी। तो हमारे पास 6 कूलम का चार्ज था, ठीक है, Q1 मान लो। 6 कूलम का चार्ज है जो कहां पर है? एट पोजीशन ए पर है, और उस पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बोला? 10 वोल्ट। तो मैं इसको नाम दे देता हूं VA, पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। और उसको कहां पर लेकर जा रहे हैं? टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, मतलब दूसरा प्लेस सपोज मान लेते B, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V है। तो मैं लिख देता हूं सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू V वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें ये जो सेकेंड वाली पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इस चार्ज को इस जगह से यहाँ लेकर जाते हैं तो इतना वर्क डन होता है। तो यहाँ पे वर्क डन भी क्वेश्चन में गिवन है। ये वर्क डन की वैल्यू भी हम लिख देंगे WAB, वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, दैट इज WAB। हाउ मच? 120 जूल। और साथ ही हमें क्वेश्चन में और एक चीज दी है कि जो चार्ज है, जिस चार्ज को हमें मूव कराना है, उस चार्ज की वैल्यू भी दी है। इसको लिख देते Q या QAB लिखे, कोई फर्क नहीं गिरता, नाम में कुछ नहीं रखा, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना, उसमें हमें इन वैल्यूज को प्रॉपरली पुट करते जाना है। ठीक है, इतनी चीजें समझी। ये हो गई गिवन। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? देखिए यहाँ पर टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find out the value of V, potential at another position, हमें वो निकालना है V की वैल्यू। ठीक है, तो टू फाइंड में लिख देंगे हम पोटेंशियल V हमें निकालना है। अब इस V पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, अभी यहाँ पे हमें
ऐसी कुछ चीज हमने पढ़े हैं क्या जहां पे दो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल है, हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे किसी चार्ज को मूव करा रहे, तो ऐसी सिचुएशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। मैंने आपको बोला था जैसे दो पोजीशन है 1 और 2, हम चार्ज को V1 टू V2 मतलब एक फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन पोटेंशियल मिलता V2 माइनस VA, जो किसके बराबर होता था याद कीजिए, U2 माइनस U1 अपॉन क्यू लिखे थे, चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और जब एनर्जी चेंज होगी तो वर्क डन होगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी ही हमने बोले थे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस लोगे तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, उसी को हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें यूज करना है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके। सो 2 फाइंड हो गया। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों में यहाँ पे, फॉर्मूला यूज इन दिस न्यूमेरिकल दैट इज VB। देखो पोटेंशियल चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, मगर पोटेंशियल की जब हम डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट लेना है, ठीक है। तो VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन किस चार्ज को मूव करा रहे वो चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला यूज करके इस पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको समझा दिया जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे, बस उसी का यूज करना। सो कैलकुलेशन में यूजिंग अबोव फॉर्मूला क्या दिया हमें इस फॉर्मूले में, VB मतलब जिस पॉइंट पर हमने इस चार्ज को मूव कराया है दैट इज फाइनल पोजीशन, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बच्चों, गिवन V। तो हम VB के जगह लिख देंगे V माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना गिवन था हमें 10 वोल्ट, तो इसकी जगह पुट कर देंगे हम यहाँ पे 10 वोल्ट इज इक्वल टू, फिर से वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम A टू B हाउ मच 120 जूल, क्वेश्चन में गिवन है। और किस चार्ज को मूव करा रहे हैं हम, 6 कूलम की वैल्यू है उसकी, तो 6 कूलम व्हाट अपन 6 2 जा 12 मतलब 20 हो जाएगा। और इधर देखो इधर के क्या बच गया अभी कैलकुलेशन करने के बाद 20, और इधर हमारे पास -10 है, -10 को उधर लेकर जाएंगे तो +10 हो जाएगा। सो V इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज V इक्वल टू 30 ओम। सही है। तो अगर हम इस चार्ज को 6 कूलम वाले चार्ज को A पोजीशन से B पोजीशन पे मूव करा रहे जहां पर पोटेंशियल V है, तो उस V की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आए दोनों न्यूमेरिकल, ये दोनों ही न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है 12th क्लास के MSc मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। और एक न्यूमेरिकल हमें लास्ट में अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में भी है, तो वो न्यूमेरिकल अभी हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, जैसे हमने पहले 2 न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए वो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स थे, बराबर है, और एक न्यूमेरिकल आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल में दिया। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आपको क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पर थ्योरेटिकल में दिया है, मतलब 125 ऐसा वर्ड्स में दिया है, मैंने नंबर में लिख दिया, ठीक है। तो 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, ऐसे छोटे छोटे कितने हैं 125 लिक्विड ड्रॉप्स है बोलता है। ईच ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम, क्या दिया हमें, चार्ज ऑन ईच स्मॉल, क्या बोलेंगे, हर एक छोटे ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। एंड ईच ऑफ डायमीटर, और हर एक जो छोटे ड्रॉपलेट्स है उसका डायमीटर कितना है 0.1 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप, तो देखिए
इन सभी चार्ज मतलब ये जितने भी छोटे ड्रॉपलेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, इन सभी ड्रॉपलेट्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा बोलता है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है इसको नोट डाउन कर लो। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारे पास 125 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, तो मैं उनकी वैल्यू को लिख देता हूँ n। n मतलब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स या नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कितने हैं 125। हर ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम में, इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। स्मॉल क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, हाउ मच 0.5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 to the power -6, सो 0.5 माइक्रोकूलम मतलब 0.5 इंटू 10 to the power -6 कूलम हो गया। उसके बाद हर एक छोटे ड्रॉप का डायमीटर है 0.1 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी रहेंगी बेटा, रेडियस कितनी रहेंगी 0.1 का आधा मतलब 0.05 मीटर। ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। अब ये सभी ड्रॉप को हम जब कोलिज करते, कोलिज करना मतलब सभी को मिलाना, सभी को मिलाकर एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट से सभी को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, ठीक है, ऐसा एक बड़ा ड्रॉप बन गया। अब आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। अब देखो जितने भी छोटे छोटे ड्रॉप्स थे उन सबको मिलाकर हमने एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिए। अब इस बड़े से ड्रॉप के सरफेस के ऊपर, सरफेस मतलब ये पूरा सरफेस हो गया, ड्रॉप कौन से शेप का होता है, स्फीयर है ना, बॉल के, फुटबॉल के शेप का, तो उसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल रहेगा इस पॉइंट पर, इस v की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस सरफेस का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो हम मान लेते हैं, देखो स्मॉल ड्रॉप के रेडियस को हमने स्मॉल r मान लिया, तो जो बिगर ड्रॉप फॉर्म होगा उन सभी को मिलाकर उसको हमने कैपिटल R मान लेते, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। और मुझे बताइए कि सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, ये सरफेस बिगर ड्रॉप किससे बना है, हर एक छोटे ड्रॉपलेट्स को मिलाकर बना है। हर एक छोटे ड्रॉप पर कितना चार्ज था, स्मॉल क्यू, तो बड़े चार्ज पर की मतलब बड़े स्फीयर पे या बड़े ड्रॉप पर कितना चार्ज रहेगा 125 ड्रॉपलेट्स है, एक ड्रॉप पर इतना चार्ज है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप मिल जाएगा हमें, है ना। तो चलिए हम उसको निकालते बाद में। इसके बाद टू फाइंड क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल इसको नाम दे देता हूँ V एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है, इस V की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ध्यान से बताइए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। अभी जैसे हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये जो चार्ज है हमारा पूरा चार्ज इस सरफेस के ऊपर, हमेशा सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर चार्ज कितना है, इसको मान लेते हैं कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू मतलब इन सभी चार्जेस को ऐड करने के बाद जो टोटल चार्ज मिलेगा दैट इज क्यू। तो हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो इस डिस्टेंस पर इतना चार्ज है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा, कैसे निकालोगे, देखो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमेशा याद रखना हर सरफेस, पूरे सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे तो वहां पर हर एक जगह पर सेम पोटेंशियल मिलेगा। ऐसे सरफेसेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी बोलते हैं, हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे उसको। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर, तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब प्लस कैपिटल Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पर है ये? कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस बिगर ड्रॉप के सरफेस पे हम निकाल सकते हैं। तो अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला तो मिल गया है, बट इस फॉर्मूले में क्या चीज नहीं है हमारे पास? हमारे पास कैपिटल क्यू नहीं है, टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप भी नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बिगर ड्रॉप किससे फॉर्म हो रहा है? हम लिखेंगे एज द सिंगल ड्रॉप, मतलब जो बिगर ड्रॉप है इज फॉर्म्ड बाय कोलिजिंग, ये स्पेलिंग आप प्रॉपरली लिखना। कोलिज करना मतलब उन सभी को ऐड कर कर एक नया बड़ा वाला ड्रॉप बन रहा है। तो कोलिजिंग स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, सभी छोटे ड्रॉप्स को कोलिज करके मतलब ऐड करके हमें एक बड़ा ड्रॉप मिला है। सो टोटल चार्ज ऑन द चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, ठीक है, बिग ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है इसकी वैल्यू हमें निकालना है ना। तो Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या करेंगे? N इंटू स्मॉल q। समझ में? मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक स्मॉल ड्रॉप पे कितने चार्ज है? स्मॉल q, और टोटल नंबर ऑफ कितने स्मॉल ड्रॉपलेट्स है? n। तो एक ड्रॉप के ऊपर q है, तो n मतलब 125 चार्ज पर ड्रॉप्स पर कितना चार्ज होगा? तो क्या कर देंगे हम बच्चों? 125 इंटू q कितना था हमारा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 मतलब 1/2, तो 125 का हाफ कर दो तो कितना आएगा? चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, इसका आंसर आता है, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप आ जाता है हमारा, चलो ऐसे ही लिख देते, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे 125 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये कैंसिल होने वाला है, इसलिए हम आगे ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलो इस फॉर्मूले से हमें जो कैपिटल Q लगता है उसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब रही बात कैपिटल R की। अब इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट यूज करते, इतनी चीजें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं इधर फिर इरेज कर रहा हूं। अब क्या निकालना हमें? अब हमें निकालना है कैपिटल R की वैल्यू। अब ध्यान से बताइए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सुनिए। देखिए एक छोटा ड्रॉप है, ऐसे 125 ड्रॉप्स है ना। 125 ड्रॉप को रखने के लिए सपोज एक कटोरी लगती है, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, सब मान लो। तो इन 125 ड्रॉप्स को रखने के लिए एक छोटी कटोरी लगती है। अब मैंने उन सभी को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। अब उस बड़े ड्रॉप को रखने के लिए कितनी जगह लगेंगी? सेम लगेंगी, बराबर है, क्योंकि बड़ा ड्रॉप किससे मिलकर बना है? उन्हीं 125 छोटे ड्रॉप से। तो जब हम बड़े ड्रॉप को नंबर ऑफ ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं या छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते, इस प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट रहती, वो होती है वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होता है। और उसी रिलेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। आपके नोट्स में या टेक्स्ट बुक में थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करके देते हैं, बट आप याद रख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप मतलब बड़ा वाला ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स मतलब स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ पर हम देखिए ड्रॉप का शेप हमेशा कैसा होता है? स्पेरिकल शेप होता है। तो 4/3 क्या होता है? वॉल्यूम मतलब एरिया, बराबर है, एरिया इंटू क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस मतलब
वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो मैंने क्या लिखा इधर, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप मतलब बड़ा ड्रॉप जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट्स। तो कितने ड्रॉपलेट्स है हमारे पास, एन। एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, छोटा ड्रॉप है उसकी रेडियस को हमने क्या माने थे, स्मॉल आर, तो n इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई कांस्टेंट होता है, तो आर क्यूब मतलब रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू क्या मिला, n इंटू रेडियस ऑफ मतलब क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अगर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, r, तो यहाँ पे तो क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू मतलब इधर क्यूब रूट लिया तो इधर भी हो जाएगा, तो इस n का क्यूब रूट मतलब n टू द पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट रहता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब उस पर्टिकुलर नंबर का पावर 1/2, तो क्यूब रूट में उस नंबर का पावर 1/3 इंटू आर क्यूब का क्यूब रूट लूंगा तो स्मॉल आर हो जाएगा, आ गया। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी बच्चों, 125। अगर आपको याद होगा तो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। करके देखो, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 0.05 थी। अब कैलकुलेशन कीजिए, इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी बताया मैंने 5 का क्यूब है 125, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5 इंटू 0.05। कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका आंसर आता है 0.25। ठीक है। सो रेडियस ऑफ कैपिटल ड्रॉप भी हमें मिल चुकी है 0.25 मीटर। हो गया। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में जो जो चीजें लग रही थी वो हमें सबको मिले। क्यू जो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप वो भी मिल गया था, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप वो भी मिल गई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, आपको कॉपी में नोट डाउन करके रखने बुलाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को पुट करो इस फॉर्मूले में और आंसर निकालना है आपको। ठीक है। सो देयरफॉर यूजिंग फॉर्मूला, बस अभी वैल्यूज पुट करना है। बोलिए, इस साइड में लिख देता हूं, जगह नहीं होंगी आपको दिखेगा नहीं। अभी हमें फॉर्मूले में पुट करना है, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूले का ही यूज करके हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए क्या था हमारा फॉर्मूला, V इक्वल टू, ऊपर में था कैपिटल क्यू, चलो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं आपको समझने के लिए, 4/एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बताया था मैंने कांस्टेंट होती है ना। उसके बाद कैपिटल क्यू न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, चार्ज ऑन अ बिगर ड्रॉप, वो आया था हमारा 125। हमने उसको कैलकुलेट नहीं किए थे, इंटू 0.5 इंटू कितना था, 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम में गिवन था, और अपॉन में आर मतलब रेडियस कितना है 0.25। अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, इसको कैलकुलेट करोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मतलब 1/2 है ना। तो 1/2 तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 2. एक मिनट मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसको कैलकुलेशन करके चेक करना है। इसका आंसर आता है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना है घर में, कैलकुलेशन करके सही में हमारा आंसर इतना ही आता है कि आपको चेक करना है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। वही हमें क्वेश्चन में पूछा था,
अब जैसे पहले दो क्वेश्चन जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले थे, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना था। क्या? नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिए थे उसको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप, तो जैसे हमने छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर बड़ा ड्रॉप किए तो वॉल्यूम रिमेन सेम रहता। टोटल चार्ज क्या होगा, एक स्मॉल ड्रॉप पे जितना है तो 125 ड्रॉप्स थे, तो सभी चार्ज को ऐड करके हमें टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप मिला। तो इस तरह से हमने जो चीजें हमें गिवन नहीं थी, दैट इज चार्ज, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो हमें कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व किए, और बाकी तो कैलकुलेशन हमारा इजी है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। पूरा वीडियो देखना है आपको अच्छे से, कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना है। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी। ठीक है, तो होप करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, रेगुलर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच once again and have a nice day.